डिजिटलाइजेशन के बाद मानवीय शक्ति का प्रयोग कम हुआ है। इसके कारण जो नौकरियों में कमी आई है। हमारा जो शिक्षा का जो ढांचा था वो मैकाले पद्धति से चलता रहा। क्लर्क पैदा होते रहे। सरकारी नौकरियों की अपनी एक सीमा होती है। अब हरियाणा में 3 करोड़ की आबादी में 3 लाख नौकरियां हैं और धीरे धीरे जैसे मैंने बताया तो डिजिटलाइजेशन आएगा तो नौकरियां तो कम होंगी। सरपंचों की जो आपने बात की, ये तो सरपंच के हित में है। जब वो पोर्टल के माध्यम से काम करवाएगा, ना उसकी कोई RTI लगाएगा, ना उसकी कोई इंक्वायरी करवाएगा, काम ट्रांसपेरेंट होगा, उसको डरने की जरूरत ही नहीं। लेकिन पहले क्या होता था, एक ही गली 10 बार बन गई, रिकॉर्ड कोई होता ही नहीं था। जो आया उसी ने पाड़ के उसको बनी हुई दिखा दिया। अब ये काम नहीं चलेगा। बजट में हमने देखा कि 21,000 करोड़ रुपया तो हम सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और कर्ज इतना बढ़ गया है। नहीं, देखिए, हरियाणा तो आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम हरियाणा के ऊपर ऋण है और हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी और प्रदेशों से ज्यादा है। और हरियाणा में जो फिलहाल जो विकास की जो गति है, अब जैसे हमारा ये कुंडली मानेसर जो हमारा जो पेरिफेरल रोड निकला है, इसके साथ साथ रेलवे का भी कॉरिडोर हरियाणा सरकार तैयार कर रही है और योजना है कि उसके साथ साथ कम से कम भी 5 शहर विकसित किए जाएंगे, जिनमें सारी की सारी ढांचागत सुविधाएं होंगी और उसके साथ साथ दिल्ली का बोझ भी कम हो जाएगा और हमारे प्रदेश का जो है ना आमदनी का स्तर भी बढ़ेगा। तो हरियाणा में कोई ऐसी समस्या नहीं है। क्योंकि आने वाला समय ग्रीन एनर्जी की तरफ भी बढ़ रहे हैं हम। सोलर एनर्जी और लिथियम बैटरी का भी अब आ गया है और हमारे हिंदुस्तान का ये सौभाग्य है कि धारा 370 हटने के बाद हमारा जो भूगर्भ वैज्ञानिक हैं उन्होंने श्री जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़े भंडार की खोज की। 5.9 मिलियन टन लिथियम वहां से हमें मिलेगा, जो अमेरिका के बाद सबसे बड़ा भंडार है हिंदुस्तान का। क्योंकि आने वाला समय ही ग्रीन एनर्जी का है, बैटरी चालित वाहन चलेंगे। आज पर्यावरण बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। मैं दिल्ली में रहता हूँ, कई बार तो सांस लेने लायक वायु नहीं रहती है। तो उन चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार विशेष तौर पर कदम उठा रही है और हरियाणा में जो है ना, जैसा आपने बताया, हरियाणा में ऐसी कोई ऋण की वो पंजाब वाली यहाँ कोई समस्या नहीं है। जो बेरोजगारी पे रिपोर्ट आई है वो भी हम 1 नंबर पे। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये केंद्र सरकार ने भी इस बात के ऊपर जोर दिया है और हरियाणा सरकार ने भी जोर दिया है। अभी मैं कार्यकर्ताओं के बीच में बात कर रहा था। एक संस्थान के अंदर एक फैक्ट्री लगाओ, एक फैक्ट्री के अंदर 20-20 मुनीम काम करते थे। अब उसी मुनीमी को एक कंप्यूटर पर बैठा हुआ बच्चा काम कर सकता है। बिजली का बिल भरने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते थे, आज उसी को पेटीएम से 1 मिनट में पे कर देते हैं। तो मानव पावर की जरूरत कम हुई है। डिजिटलाइजेशन आने के बाद जो डिजिटलकरण हुआ है, सारी दुनिया का हुआ है, केवल हमारा नहीं हुआ है। तो डिजिटलाइजेशन के बाद मानवीय शक्ति का प्रयोग कम हुआ है। इसके कारण जो नौकरियों में कमी आई है, उसके लिए सरकार ने प्रावधान ये किया है कि हम आज के युवाओं में हुनर का विकास करें, उसके हाथों को कोई हुनर दें। क्योंकि हमारा जो शिक्षा का जो ढांचा था वो मैकाले पद्धति से चलता रहा। क्लर्क पैदा होते रहे। हमारा जो देश का रोजगारी दर में आपको बताऊं मैं, क्योंकि मैं सेंटर में मैं मेंबर पार्लियामेंट हूं, वहां पर हमें सारी जानकारी मिलती रहती है। आफ्टर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हमारा एम्प्लॉयमेंट का दर केवल मात्र 4% था। अमेरिका का ये 42% है और साउथ कोरिया का 96% है। वहां 96% बच्चे आफ्टर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अपना काम धंधा शुरू कर देते हैं, कोई न कोई फैक्ट्री में, चाहे अपना निजी काम करो चाहे कुछ करो। उनके हाथ में कोई न कोई स्किल होती है। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट पर हरियाणा सरकार ने सबसे पहले शुरुआत की। हरियाणा में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अब मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि प्रावधान किया है कि उसके जो विंग्स हैं उस विश्वविद्यालय के, वो जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर तक भी उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करेंगे। हमारे ग्रामीण शिल्पकारों में कैलिबर की क्वालिटी की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको आधुनिक प्रशिक्षण देना है
उसके बाद वो पूरे विश्व में अपने कोई भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ऐसे देश है जहां मानव शक्ति की बहुत कमी है और हमारे पास मानव शक्ति की कोई कमी नहीं है। तो जब आदमी के हाथ में हुनर होगा तो वो अपने आप रोजगार प्राप्त कर लेगा और इसके बगैर कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरियों की अपनी एक सीमा होती है। अब हरियाणा में 3 करोड़ की आबादी में 3 लाख नौकरियां हैं और धीरे धीरे जैसे मैंने बताया तो डिजिटलाइजेशन आएगा तो नौकरियां तो कम होंगी। आज तो वायुयान भी बगैर पायलट के उड़ने की योजना चल रही है, ड्रोन से सारे काम हो रहे हैं। तो मैं तो दुबई गया था, ऐसी कारें देखी मैंने जो बगैर ड्राइवर के चल रही थी, अपने आप ही पार्क हो जाए उसमें एक बार सारी टाइमिंग वगैरह फिक्स करने के बाद। तो ये जमाना जो है ना, मानव शक्ति का कम इस्तेमाल, दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल होगा और इसमें जिसके हाथों में हुनर होगा वही कामयाब होगा। और इसी के ऊपर हरियाणा सरकार भी जोर दे रही है और केंद्र सरकार भी जोर दे रही है। प्रदेश में सरपंच सड़क पे हैं। देखिए, ये अगर विषय सरपंच अच्छी तरह से समझ लें तो ये सरपंचों के हक में है। 25 लाख तक के काम करने की मंजूरी की जो ताकत है वो पंचायत लेवल पर ही कर दी गई है। वीडियो लेवल के ऊपर, ब्लॉक स्तर के ऊपर 25 लाख तक का काम मंजूर हो जाएगा। उसके लिए फाइल डीसी या ऊपर डायरेक्टर पंचायत के पास नहीं जाएगी। उसके बाद 2 लाख रुपए तक का अगर कोई छोटा मोटा काम करना है तो कोई भी कोटेशन आधार पर सरपंच कर सकता है। लेकिन जो 2 लाख से ऊपर का काम जो हमने पोर्टल के माध्यम से व्यवस्था करवाई है, पिछली सरकारों में क्या होता रहा, आज हरियाणा क्यों दुखी है? बिना किसी योजना के, बिना किसी मॉनिटरिंग के, बिना किसी संभाल के, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। भूपेंद्र हुड्डा सरकार ने अंतिम दिनों में वोट के लिए सब पंचायतों में वो सबमर्सिबल दे दिए। मैंने कितने गांव ऐसे देखे हैं, गड्ढा खोद दिया, पाइप डाल दिया, अंदर तार डाल दिया, सबमर्सिबल नहीं है, सिर्फ तार पड़ा है और उसके कैश करवा लिया उसको बिल को। और जिन्होंने सबमर्सिबल लगा लिए उन्होंने डायरेक्ट कुंडी लगा ली। जैसे ही बिजली आए सबमर्सिबल स्टार्ट, पहले भैंस नुहाओ, फिर आंगन धो, फिर कटड़ा नुहाओ, फिर झोटा नुहाओ, फिर अपना पानी, बिजली तो बिल तो भरना नहीं, फिर वो पानी नाली में चलता रहे। तमाम गांव के तालाब ओवरफ्लो हो गए। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर योजना चलानी पड़ी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पॉन्ड अथॉरिटी बनानी पड़ी, क्योंकि तालाब सारे के सारे प्रदूषित हैं। पहले जेठ में हर तालाब सूख जाया करता था, उसको गांव के आदमी खुद सफाई करते थे। जो काम गांव ने करना चाहिए था वो शहर, वो सारा सरकार के जिम्मे आ गया। ये सरकार की गलत नीतियों का परिणाम था। तो सरपंचों की जो आपने बात की, ये तो सरपंच के हित में है। जब वो पोर्टल के माध्यम से काम करवाएगा, ना उसकी कोई आरटीआई लगाएगा, ना उसकी कोई इंक्वायरी करवाएगा, काम ट्रांसपेरेंट होगा, उसको डरने की जरूरत ही नहीं। लेकिन पहले क्या होता था, एक ही गली 10 बार बन गई, रिकॉर्ड कोई होता ही नहीं था, जो आया उसी ने पाड़ के उसको बनी हुई दिखा दिया। अब ये काम नहीं चलेगा, ट्रांसपेरेंसी होगी। जो सरपंच इस सिस्टम को समझ जाएंगे, जो ईमानदारी से काम करेंगे, उनके हित में है ये, उनके विरोध में नहीं। आप कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं हमको? कन्विंस तो ये ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा फिर। नहीं, लाठियां बरसाई जा रही हैं यदि सरपंचों को समझाने की बजाय वार्तालाप के लिए, क्या कहेंगे जी आप? ऐसा है, कुछ चीजें आदमी जानते हुए भी नहीं जानना चाहता, तो लाठी से जाना पड़ता और है। उसका कोई इलाज नहीं। ओपीएस को लेकर के भी काफी है? ओपीएस को लेकर के भी काफी कर्मचारी जो हैं सड़कों पर थे। पेंशन स्कीम का हाँ, ओल्ड- जी, पुरानी ओल्ड- पेंशन, पुरानी, हाँ जी, मैं समझ गया OPS का। जी सर। देखिए, बात ये है, आज जमाना है ढांचागत विकास का, और हरियाणा में कोई ऐसी बात नहीं है कि आदमी पूरी उम्र नौकरी करने के बाद अपने बच्चों को और अपने घर को और परिवार को सेटल ना कर सकता हो। आराम से वो रोटी खा सकता है। लेकिन पेंशन का इतना बड़ा बोझ अगर बजट के ऊपर हो जाएगा तो एक कोई सीमा तो होती है बजट की भी। आज हरियाणा देश का पहला ऐसा प्रदेश है जो सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन दे रहा है। हमारे से ज्यादा बुढ़ापा पेंशन कहीं नहीं, मैं पूरे देश में गया हूँ राज्यसभा सदस्य बनने के बाद। हरियाणा से ज्यादा कहीं विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन कहीं भी नहीं है। तो अगर पेंशन में सारे बजट निकल जाएंगे तो फिर ढांचागत विकास कैसे होगा?
कर्मचारियों का कहना है कि अगर पेंशन बंदी करनी है तो पहले जो विधायक और एमपी जो लगातार पेंशन मल्टीपल पेंशन ले रहे हैं उन्हें बस ये सरकार ने अभी मनोहर सरकार आने के बाद एक एमएलए को एक ही बार पेंशन मिलेगी। अभी वो बार बार जितनी बार बनेगा उतनी बार नहीं मिलेगी, सरकार ने प्रावधान कर दिया। ठीक है।